नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। देखिए साथियों, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के देखिए 17/8/2022 का जो साइंस के क्वेश्चन थे, है ना। हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद एनटीपीसी में है, एएलपी में है। उसी तरह से धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। देखिए मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, 80% क्वेश्चन साइंस के रिवाइज होते हैं, है ना। जो हमारे पुराने पेपर है ना, उन्हीं को आप बार बार लगाइए, उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। देखिए किसी क्वेश्चन को, जैसे मैं आपको लिए पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, जिप्सम को गर्म करने पर, है ना, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना। कभी दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ना। इसी तरह से हम एक शिफ्ट, 3 शिफ्ट हुई थी, है ना, पर डे 3-3 शिफ्ट हुई थी। तो तीनों शिफ्टों का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे 50-60 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे हमारे, और उसी के साथ जो उसके सिमिलर क्वेश्चन है, क्या क्या बन सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। चलिए साथियों, शुरुआत कर रहे हैं, है ना, आरआरबी ग्रुप डी की 17/8/2022 का पहला शिफ्ट का पेपर साइंस का। देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, है ना। कभी ऑप्शन होते हैं, फिर आंसर बताया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका कहने का अर्थ था कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है। तो साथियों बनता क्या है, पीओ, नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो साथियों अगर किसी शिफ्ट में अगली में पूछा होगा तो क्या पूछा होगा उसने, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए इसको भी मैं कवर कराता हूं, CaSO4 हाफ H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पर्दे पर जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ वो इसका मतलब डैश है, पर दो प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसे कैसे, वास्तविक एवं बड़ा या वास्तविक एवं छोटा। देखिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है ना, किसी भी प्रतिबिंब के लिए देखेंगे, जब वस्तु प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल दर्पण बनाइए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ठीक है। तो फोकस पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं बड़ा, ठीक है। इस तरह से अनंत से कोई वस्तु आ रही है, टकरा के फोकस पे आएगी, ठीक है। तो ऐसे कैसे प्रतिबिंब बन सकते हैं, एक तो बनता है वास्तविक और उल्टा, एक होते हैं आभासी और सीधे। तो वास्तविक और उल्टा जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, और कभी कभी वस्तु से बड़ा भी बन जाता है, ठीक है। दोनों ही बात इसके लिए सही होती है, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अगला है, सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, है ना, दोनों का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए दोनों का उपयोग क्या है, ज्यादातर सही होता है AgBr। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका प्रयोग करते हैं अपन ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, जो पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनते थे, उसमें प्रयोग किया था AgBr और AgCl का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धारावाहिक परिनालिका में का उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। धारावाहिक नलिका क्या होती है, देखिए धारावाहिक नलिका होती है इस प्रकार की, जिसको बोलते हैं सोलिनॉइड। एक कुंडलित नलिका भी होती है जिसको टोरॉइड बोलते हैं, है ना। इसमें भंवर धाराएं बहती है, ठीक है। लोहे के में अंदर होता है, चुंबक में बंद होता है, N और S सिरे होते हैं। तो ये लोहे को क्या करेंगे, आकर्षित, है ना। चुंबक का गुड़ी यही है, नॉर्थ पोल साउथ को लेता है और साउथ नॉर्थ को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन था, एक डैश क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, क्या करती है, धारावाहिक परिनालिका, है ना। धारावाहिक परिनालिका कह दे या कुंडलित परिनालिका कह दे, दोनों ही ठीक होते हैं। इसको सोलिनॉइड बोलते हैं, उसको टोरॉइड बोलते हैं। 5 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए ये तो थे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन, अब है केमिस्ट्री का। एड्स का पूरा नाम क्या है साथियों, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसमें ही सिमिलर आपसे पूछ लेता है, HIV का नाम क्या है, इसका होता है ह्यूमन अमीनो
वायरस। ठीक है, HIV का पूछ ले, एड्स का पूछ ले, दोनों है। चलिए, सातवां क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। देखिए फैक्टुअल क्वेश्चन है, याद करना ही रहेगा। न्यूलैंड ने 8 तत्वों के कोष्टक बनाए थे। जैसे सारे गामा पाधानी सा होता है, उसी प्रकार के न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है जो स्वरों के हिसाब से चलता है ना। पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से न्यूलैंड साहब ने 8 तत्व बनाए थे कि इन 8 तत्वों के गुण, उनकी जो कि परमाणु त्रिज्या है ना, विद्युत दृढ़ता, उनकी संयोजकता लमसम समान होगी, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अष्टक नियम बनाए थे, लेकिन वो फेल हो गया, है ना। उसके बाद हमारे मेंडलिव साहब आए, फिर नील्स बोर आए। चलिए, जीवाणु और कवक नामक जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अभिलंब पर प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु गोले दर्पण के मुख्य अक्ष पर होगा, है ना। मुख्य अक्ष क्या होती है? देखिए जैसे ये अपन का दर्पण है, इसकी मैं आपको बताता हूं, ये मुख्य अक्ष होती है ना, जिसके मध्य में होती है, ये मुख्य अक्ष होती है। ये साथी द्वारिका होती है, ये द्वार होता है, मुख्य अक्ष वही। वस्तु मान लीजिए यहां रखे, तो ये वस्तु की दूरी होगी दर्पण से, लेंस से। और मान लीजिए प्रतिबिंब पीछे बना है नीचे, तो ये प्रतिबिंब से दूरी हो जाती है। जब कोई भी वस्तु सीधी लेंस पे पड़ती है तो वो जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। ठीक है, चिन्ह परिपाटी जरूर आनी चाहिए साथियों, तभी इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहां पर स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कहां पर होगा भाई? कोई भी चीज है, कहां स्थित है? मुख्य अक्ष पर ही। भाई ये मुख्य अक्ष पर ही तो बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी घर जो होता है, उसकी जो दीवार है किस पे खड़ी हुई है? नीचे नींव भरी है, उसी के फाउंडेशन पे तो होती है। उसी प्रकार से जो हमारा सभी चीजें जो होती है वो मुख्य अक्ष पर ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बायोलॉजी से है। कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा औषधि और विषों का निराकरण किया जाता है। एसीआर क्या होता है साथियों? ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए क्या है ये। जैसे किसी भी कोशिका में क्या क्या होते हैं? देखो कोशिका के अंदर आपके लवक भी होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तारक के पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ईआर, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। प्रोटीन के संश्लेषण में भी काम है, वसा में भी काम है, औषधि विषयों में भी काम आता है। ये होती 2 प्रकार की है, एक प्रकार का तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ। ठीक है, उसको बोलते हैं एसईआर, इसको बोलते हैं आरईआर। तो जो औषधि और विषयों का निराकरण करती है वो होती है स्मूथ, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंत प्रदवी जालिका हिंदी में नाम आ गया है, अंत प्रदवी जालिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्युत मोटर में डैश और उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। देखिए इस प्रकार की वृत्त विलय होती है उसमें, इस प्रकार स्पाइरल रिंग होती है। देखिए कितने उच्च स्तर के क्वेश्चन है ग्रुप डी में भी, है ना। ग्रुप डी के पेपर को हल्के में मत लीजिए, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो यहां से उठ के आते। चलिए अगला है, बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है ना। इसका क्वेश्चन ये था कि बल्ब के फिलामेंट को पतला और लंबा क्यों बनाते हैं? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक के लिए। ठीक है, एक लाइन और है, एवं निम्न गलनांक के लिए। चलिए साथियों अगला 14 नंबर क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। ठीक है, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिसमें Li और F तक परमाणु त्रिज्या घटती है। देखिए छोटा सा मैं आवर्त सारणी आपको बताता हूं, ये लिथियम LiNa, है ना, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम,
ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, और यहाँ ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है 13, 14, 15, 18 तक ये ग्रुप। नीचे की तरफ जाएंगे तो हमेशा परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। त्रिज्या जब ही बढ़ेगी साथियों जब उसमें नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ध्यान रखना, नीचे जाने पर बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगी, और वर्ग में दाएं से बाएं जाएंगे इस साइड में तो घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण डैश के कारण दिखाई देती है। क्या है कारण? वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में पड़ती थी तो वो 7 रंगों में बट जाती थी, है ना, बिग वी और नाम से, है ना। तो उसी को कहने का मतलब है, जब भी कोई प्रकाश कमरे में, बंद कमरे में प्रवेश कर रहा है तो बाहर से तो आया सफेद प्रकाश, तो वो 7 रंगों में बट गया। उसका कारण क्या था? वो प्रकाश का प्रकीर्णन था। ठीक है, अगला है, कार्टिलेज की वलय स्वतंत्र तंत्र के एरे स्पेस को ध्वस्त करने से रोकती है। देखिए, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा मतलब है। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या है साथियों? कार्टिलेज का वलय श्वसन तंत्र में एयर पैसेज को ध्वस्त करने से रोकता है। देखिए, जो हमको छींक आती है ना, बड़ी प्रेशर से पसलियों पे जोर पड़ता है ना, पसलियों पे जोर पड़ता है, और पसलियों के अंदर होते हैं फेफड़े, है ना, और जो हमारी ब्रोंकाई होती है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से यहाँ कार्टिलेज की वलय होती है, 7 लैरिंग्स की वलय है। ठीक है, वो 7 सॉकेट टाइप होता है इस प्रकार से, जो हमारे श्वसन तंत्र को उस प्रकार से, मतलब खांसी आती है ना, झटका लगता है, तो वो झटका कौन से रुकता है? कार्टिलेज की वजह से, और वो ही हमें बोलने में सहायक करती है। इसके ऊपर एक लैरिंग्स होता है, स्वरयंत्र होता है, जो भी हमें फोर्सफुली जोर से चिल्लाना है, धीरे से बोलना है, वो सभी उसी प्रेशर लगता है उन्हीं कार्टिलेज पर। कार्टिलेज का मतलब होता है साथियों हड्डी समान लचीली संरचना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उपास्थि। हमारी नाक में भी पाई जाती है, कान में भी होती है कार्टिलेज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन पायरुवेट के डैश CO2 H2O प्लस ऊर्जा में रूपांतरित करने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के सूत्र से पायरुवेट जब काम करता है साथियों, जब ग्लूकोज C6H12O6 में 6 O2 काम करके 6 CO2 12 H2O प्लस एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बी बराबर आई आर किसका नियम है साथियों? ओम का नियम है। इसमें तो कोई परेशानी होगी नहीं। ओम का नियम क्या कहलाता है? बी बराबर आई आर। ठीक है, जिसमें क्या था? विभवांतर धारा के सीधे समानुपाती है ना, उसका एक तुल्य प्रतिरोध आया था आर। चलिए अगला है, जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जिस प्रकार धूप में समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है उसको क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, उसके कटिबंध साधारण वन कहां पाए जाते हैं? केरल में, क्योंकि वहां पर वर्षा और मानसून अधिक होता है ना। उस कटिबंध सदाहरण मतलब 12 महीने बरसाती मौसम रहता है, तो वहां पर यही इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं जो 12 वर्ष मतलब पूरे साल ही जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? बारिश मानसून पड़ गई, उसके बाद सर्दी आई, है ना, कुछ पौधे सूख गए, गर्मियों में फिर पूरी तरह जल जाते हैं बेचारे। इसी प्रकार से केरल में ऐसा नहीं है, लेकिन केरल में सदाबहार वन है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अब इसी शिफ्ट का 21 नंबर क्वेश्चन था, टिन और लेड, है ना। टिन और लेड मतलब पीबी प्लस एसएन, है ना, पीबी प्लस एसएन। टिन और लेड, टिन टीआई होता है, वो एंटीमनी लिख दिया मैंने। इनका उपयोग किसमें कहते हैं? फ्यूज तार होता है उसमें, जिसका निम्न गलनांक करने के लिए किया था। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो एल्काइल प्रक्रिया के 3 उत्पाद कौन कौन से होते हैं साथियों?
हाइड्रोजन H2, Cl2 और NaOH। ठीक है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, FeSO4 सॉलिड स्टेट में है, Fe2O3 सॉलिड प्लस H2O गैस प्लस SO3 अभिक्रिया में PQRS का स्थान क्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा सॉल्व करना होता था। ये क्वेश्चन क्या है साथियों, ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये अभिक्रिया को संतुलित करना सिखाता है। कैसे, देखिए अभी इसमें 4 ऑप्शन होंगे, PQRS के स्थान पर 2 1 1 1 आ गया, कहीं लिखा होगा 3 1 2 4, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ जाए, सेकंड ऑप्शन होता 3 1 2 4, 2 1 2 2। इनका मतलब क्या है कि P के आगे 2 लगा दिया हमने, है ना, समझिएगा। P के आगे 2 था, इसमें भी 2 था, 1 था, R के आगे 1 और S के आगे 1। ठीक है, तो आप देखिए S इसमें कितने हैं, 1 है, इधर 1 हो गया, 2 हो गए, तो इधर हमारे पास 1 ही था, तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 गुणा में 1 कितने हो गए, 2, तो S को हमने संतुलित कर लिया। अब Fe को देखिए, यहाँ पे Fe कितने हैं, 1 था, 2 से गुणा हो गया था, पूरा ही गुणा होता है ये। ठीक है, ये कोष्टक से गुणा होता है, मान 2 Fe हो गए, तो यहाँ भी साथ 2 ही Fe होंगे। देखिए Fe2 मतलब 2 Fe। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, मतलब जो तीर के इधर है अभिक्रिया वो ही उत्पाद में होने चाहिए, है ना, सभी संतुलित होने चाहिए। अगला है H4O प्लस CO2 बराबर C6H12O6 जो ग्लूकोज है। तो साथियों इसमें कितने कितने अणु हैं, इसमें 6 अणु होते हैं, जल के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का साथियों हमने पेपर देखा, इसमें क्वेश्चन 25 आए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में इसी का प्रभाव कम हुआ साइंस के क्वेश्चन का, जीएस को उसने ज्यादा दिया, तो 15 क्वेश्चन ही रह गए। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड शिफ्ट को। अब देखिए, जब पहले में धारावाही परिणाल का चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन आया, वो ही ट्रेंड सेकंड शिफ्ट में रखा है ना। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी स्थिर धारावाही चालक पर ये लगने वाला नियम कौन सा था, वो फ्लेमिंग का नियम, है ना। फ्लेमिंग का नियम जो था साथियों, इस प्रकार से फ्लेमिंग साहब हाथ रखते थे, एक तरफ बल दिखाते थे, एक तरफ धारा दिखाते थे, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखाते थे। समझ में आई, ये तीनों चीज दिखाते थे, तो इसका मतलब था ये तीनों एक दूसरे के समकोण पर होती है, 90 डिग्री एंगल पर होती है। चलिए अगला है, पौधों में गैसीय विनिमय का रंध्र सहायक होता है ना। पौधों में गैसीय विनिमय का रंध्र सहायक होता है। रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं, है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार का एक चित्र क्लोरोफिल वाला, इसमें छोटे छोटे रंध्र बने हुए होते हैं, पौधों की एक संरचना है क्लोरोफिल की। ठीक है, मृदु लोहे कोर और कुंडली विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। देखिए विद्युत मोटर है जो अन्योन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करती है, विद्युत मोटर जिसमें लोहे की कोर होती है और कुंडली बनी होती है, वही कुंडली धारावाही परिणाल का जिसको बोल रहे थे जब से, उसी में लोहे की रिंग होती है जो धारा और चुंबकीय प्रवाह दोनों को एक साथ उनमें उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करना साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान है। जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें पैनक्रिया, वो आप बोले तो गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जो होती है वो पित्त रसों को संग्रहित करती है, मतलब स्रावित करती है ना, स्रावित करेगी। पित्त रस बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन दोनों ही स्रावित होते हैं। दोनों स्रावित होंगे तो वसा की जो फैट का सारा काम हमारा पित्ताशय करेगा। ठीक है, हमने जो भी भोजन किया, बाकी उसमें प्रोटीन है, लवण है, विटामिन है, उन सबका तो करती है हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत, ये सब एक रस सहायक होते हैं। लेकिन वसा का जब भी काम आएगा तो पित्त की थैली काम करेगी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने के क्लोरीकरण में मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। चलिए, एक गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में फोकस दूरी किसके बराबर होती है? देखिए, डायरेक्ट सूत्र याद रखें, R बराबर 2F। ठीक है, जिस प्रकार से R बराबर 2F याद रखें, और आपको मैं दर्पण का सूत्र बता रहा हूं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण के लिए सूत्र होता है जिसमें R बराबर 2F है, एक इसको भी याद रखें। और लेंस का करेंगे तो 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। लेंस में आवर्तन क्षमता m बराबर होती है F अपॉन या B अपॉन U। यहां प्लस था तो यहां माइनस आएगा दर्पण के लिए, और यहां माइनस था तो लेंस के लिए यहां प्लस आएगा। ठीक है, ये चार फॉर्मूले भी साथ में याद रखें। अब अगला था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी थी? 2 थी साथी। ठीक है, चलिए, गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र बीच की वक्रता त्रिज्या R/2। वही सूत्र है, उल्टा करके पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी। जब R बराबर 2F था तो फोकस दूरी F बराबर R/2 तो होगी। कुछ नहीं है, घुमा दिया प्रश्न को। चलिए, अगला क्वेश्चन, कोई भी अभिक्रिया जो अवयव अवच्छेद उत्पन्न करती है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जो अभिक्रियाएं जुड़ती हैं, दो अभिकारक जुड़ेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होगी। विस्थापन में टूटना, वो अपघटन में टूटना होता है। विस्थापन का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से हटा देना। जो विस्थापन होता है दोनों अभिकारकों को हटा देना। उसी प्रकार से जो अवच्छेद बनाएगी उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। ज्यादा लोड नहीं लेना है, जो पूछा जाए उसी को बिल्कुल एक्यूरेट याद रखें आप। चलिए, किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/2 होगा। ठीक है, जैसे 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, चलिए, किशोर अवस्था के दौरान स्तन ग्रंथि की वृद्धि लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। राइट है। चलिए, अगर देखें पी, एन और ए आर में और एवं एस में से एस के तत्व आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। देखिए, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद होने चाहिए। फास्फोरस 15 होता है, चलिए अगला देखते हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में क्रम फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनर्शोषण और निष्कासन, है ना। ये चार क्रम है मूत्रों के निर्माण की, तो चारों याद रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाजी अली की दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला है, ई कोलाई कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक होती है। जो जल में जो जलकुंभी वाटर हाइसिंथ बनती है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को अवशोषण कर लेती है, जिससे सारी मछलियां मर जाती हैं उसमें। उसी प्रकार से जल प्रदूषण ना हो वहां पे कौन सा बैक्टीरिया होगा? ई कोलाई कोलिफॉर्म। ठीक है, चलिए 17 तारीख का लास्ट शिफ्ट है, तीसरी, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है ना। आर बराबर रो एल अपॉन ए जो होता है, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य घटना किलोवाट घंटा होती है। 1 किलोवाट घंटा KWH 3.6 और 10⁶। चलिए, बाष्पोत्सर्जन गार्ड कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। देखिए, जब हमने क्लोरोफिल का चित्र बनाया है ना, क्लोरोफिल की ये संरचना चप्पल समान जिसमें ये रंध्र बनाए, यहां पर ही कोशिकाएं जो होती हैं वो गार्ड कोशिकाएं कहलाती हैं, जो बाष्पोत्सर्जन के लिए सहायक होती है। ठीक है, इनको सुरक्षा कोशिकाएं भी बोला जाता है, जो रंध्रों में सहायक होती है। ठीक है, कहां से आए गार्ड कोशिकाएं? यहां से आए। अगला क्वेश्चन है साथियों, कार के रिव्यू कि दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, वस्तु स्पर्श 3 मीटर है, तो प्रतिबिंब के पीछे 1.2 मीटर दूरी पर बनेगा। देखिए, सीधा सा सूत्र है, एन बराबर एफ अपॉन यू या वी अपॉन यू, इससे निकाला है प्रश्न हमने। चलिए, अगला है, शीत ऋतु में अंत
उष्णकटिबंधीय। अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, ICTZ। दक्षिण की ओर होता है, इसका मतलब है मानसून की ज्योग्राफी से प्रश्न लिया है। ठीक है, चलिए अगला है कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फेगोसाइटस को बढ़ा देती है। देखो क्या होता है, सबसे पहले कॉपर टी समझिए। देखिए इस प्रकार की एक संरचना जो महिला की गर्भाशय में है ना, इस प्रकार से है ना, गर्भाशय में इसको स्थित किया जाता है ना। इसको स्थित कर देंगे कॉपर टी को, तो इसमें कॉपर +2 के आयन निकलते रहते हैं। ये जो होती है इसकी अवधि 3 साल, 5 साल और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है। ठीक है, इसको जब महिला गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, तो जो भी शुक्राणु होंगे है ना, पुरुष के जो भी शुक्राणु मादा गर्भाशय में जाएंगे, तो वहां पे लगी हुई है कॉपर टी हमारी। वो कॉपर टी क्या करेगी, अपने कॉपर आयनों को छोड़ेगी तो सभी शुक्राणुओं को मार देगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। ठीक है, जो भी हमारे शुक्राणु गए गर्भाशय में, तो उन शुक्राणुओं को मारने में कौन से आयन सहायक होते हैं, कॉपर +2 आयन। ठीक है, ये सबको मार देती है, जिससे बच्चा पैदा नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अगला है न्यूलैंड के अष्टक नियम में LI Na के गुण समान होते हैं, समान पाए जाते हैं, क्योंकि 8 में LI Na RbCS इस प्रकार से 8 तत्वों की एक श्रेणी बनाई थी। चलिए घोंगा नामक जीव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता। घोंगा देखा होगा आपने, मोलस्का वर्ग का है, जिसमें अनुवांशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है। जिस प्रकार से हमें 46 गुणसूत्र होते हैं है ना, हमारे XY होते हैं, पक्षियों के ZW होते हैं, उसी प्रकार से घोंगा में कोई नहीं होता, क्योंकि सभी अकशेरुकी जो है, जो पोरीफेरा से लेकर साथियों, पोरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, अर्ध हेमिकोडेटा तक किसी में भी लिंग निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल में विघटन नहीं कर पाता। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव कोशिका WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। देखिए इनका 10,000 के आसपास पाई जाती है मानव शरीर में, 8 से 10,000, और इनका जीवन काल भी 2 से 3 दिन ही होता है, 2 से 10 दिन के बीच में होता है। WBC तो कई पाई जाती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस प्रकार से। चलिए यदि हम AlCl3 विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, सफेद अवच्छेद बनता है। किसको मिलाएंगे, AlCl3 को। साथ ही अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित वही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो मैंने आपको बताया था, धारा, विद्युत बल, चुंबकीय धारा और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक रिएक्शन थी जिसको संतुलित करना था। 14 नंबर क्वेश्चन था, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखा संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये N था, ये S थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकल के S में जाएंगी, ठीक है, N से निकलती हैं और S में डिप होती हैं। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का व्रत बन जाता है। जैसे आप देखना, कभी भी एक चुंबक के पास में किसी लोहे को ले जाता हूं, जैसे मान लीजिए चुंबक है, यहाँ कोई लोहा पड़ा है, तो इसको इस दिशा में ले जाऊंगा तो भी इसको खींचेगा अपनी तरफ, यहां रख दूं तब भी खींचेगा, यहां रख दूं तब भी खींचेगा, यहां रख दूं तब भी खींचेगा। मतलब एक गोलाकार संरचना बन जाएगी, चारों तरफ से कहीं भी उसको रखूं तो अपनी तरफ खींचता है। उसकी एक रेंज होती है ना, थोड़ी रेंज होती है कि उसको 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 है, कितना बड़ा चुंबक है और कितनी लोहे की बड़ी वस्तु है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक व्रत बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय व्रत।
चलिए, मानव वृक्क के वृकण, नेफ्रॉन, नलिका नुमा भाग आरंभिक निषेधक, ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्लों का चयनात्मक पुनर्शोषण करते हैं। देखिए ये मूत्र में जो हमारा ग्लूकोज है, जल है, लवण है, उस सबको है ना अवशोषित कर लेते हैं और वेस्ट मटेरियल को जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए हमने पीछे एक अभिक्रिया जैसी मान लीजिए CO2 बराबर CO2 जो बना था, जब मैं यहां 2 लगा दूं तो द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि दोनों तरफ समान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4 है, 2 से गुणा किया है, 2 तो हमारे पास थे, तो हमारे पास यहाँ 2 है, तो 2 और बढ़ाऊंगा तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को। अभी अभिक्रिया संतुलित है नहीं। देखिए यहाँ पर 2 C है, मतलब 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2C + 2O2 बराबर 2CO2। मतलब पूरी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का इस्तेमाल हम करते हैं, बाकी 2 पूरा कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र के पानी का रंग नीला, रंगों का नीला होना प्रकाश का प्रकीर्णन है ना। इस बात को याद रखना, जहां भी नीले रंग की बात आए, बैगनी रंग की बात आए, 7 रंगों में विभाजित करे, वो ही प्रकीर्णन का उदाहरण है। ज्यादा कहीं सोचे नहीं, ज्यादा उदाहरणों के बारे में याद नहीं रखें, रंगों का बात आए तब भी, जब सभी में प्रकाश का प्रकीर्णन उसका उदाहरण रहेगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज हमने 17 तारीख की तीनों शिफ्टों के पेपर को डिस्कस किया। अगले मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर में। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।